नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कश्मीर में दरमियाना दर्जे की शिद्दत का जलजला, बारामूला जिले में भी महसूस किए गए झटके। सुबह 5:30 के बाद आया जलजला। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐवान से करेंगे खिताब। ममता बनर्जी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से करेंगी मुलाकात। तृणमूल ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से किया है रुजू। भारत में डेटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली गैर मुल्की कंपनियों को 20 साल टैक्स छूट। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने बजट खिताब में किया ऐलान। फोन टैपिंग केस में तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर से तकरीबन 5 घंटे पूछताछ। एसआईटी की तफ्तीश के दौरान केटी रामाराव और हरीश राव भी थे मौजूद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इन दिनों तेलंगाना के बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ। नलगुंडा में अवैसी का पैदल दौरा, शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में चलाई जोरदार घर घर मजलिस मुहिम। गाजियाबाद में जाली पासपोर्ट रैकेट बेनकाब, एक ही पते पर दर्जनों पासपोर्ट बनाए गए। पोस्टमैन समेत 5 गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई और महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली और बहराइच की हैं। घने कोहरे के चलते मगरबी यूपी के दिगर हिस्सों में भी हद निगाह बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से सफर में मुश्किलात का सामना है। दिल्ली में सुबह के वक्त गहरी धुंध की तह ने शहर को घेर लिया और कुछ जगहों पर हद निगाह महज 50 मीटर रह गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में मुतअद्दिल धुंध रिकॉर्ड की गई है। फिजाई मेयार का इंडेक्स 134 रहा, जो मुतअद्दिल कैटेगरी में आता है। IMDA ने खबरदार किया है कि मगरबी यूपी में धुंध 5 फरवरी तक रहने का इम्कान है, जबकि मगरबी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम और मेघालय में भी धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। धुंध में बहुत परेशानी हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा गाड़ी चलाने में, और ठंड भी बढ़ रही है थोड़ा। अच्छा, हाँ, तो सवारी मिल रही है आराम से? नहीं, सवारी को भी परेशानी है। ठंडा में तो सवारी ऑटो में बैठेगी नहीं, इसलिए सवारी भी नहीं मिल रही है। कितने विजिबिलिटी कितनी कम नजर आ रही है? बहुत कम है। क्या परेशानी आ रही है चलाने में ऑटो? चलो, ऑटो चलाने में यही परेशानी है कि आगे कुछ कम दिख रहा है धुंध की वजह से। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह सर। क्या करना चाहते हैं कोहरे को लेकर? क्या दिक्कत आ रही है? क्या चलाते हैं? सर, मैं ऑटो चलाता हूँ और ऑटो चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कोहरे से इतना धुंधलापन हो जाता है कि दिखता ही नहीं आगे के सामने का। और पैसेंजर को मान लो हम बिठा भी लेते हैं तो पैसेंजर कभी कभी बोलता भी है जल्दी चलो, और जल्दी बताओ ऐसे में थोड़ी चल पाएंगे। और क्या कह सकते हैं सर, इतना धुंधला है ही है। कल तो नहीं था, परसों भी नहीं था, आज हो गया बहुत तेजी। तो कोहरा लौटा है? हाँ जी, कोहरा लौटा है वापिस? फिर वापस आ गया ना सर। अब पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, 2-1 दिन में जाना चाहिए वैसे तो। सर कोचिंग गए थे, सुबह 5:30 बजे से क्लासेस थी। सर जी इतनी ठंड में सर जी जाना और आना काफ़ी मुश्किल है। बाइक भी नहीं ले जा पा रहे हैं इतनी ठंड के कारण। काफ़ी ठंडी, काफ़ी 2-3 दिन से तो काफ़ी शीतलहर भी पड़ रही है। जी सर जी, आजकल देखते हैं बहुत ही कम लोग, इसलिए हम लोग भी नहीं बाइक चलाते हैं। सर जी रफ्तार भी बहुत धीमी पड़ गई। उसके बाद भी सर जी कोहरा जब दोपहर पे बात। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है, जिसका आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एड्रेस से होगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। 27 रोज़ा सेशन 3 मराहिल में मुनक्किद होगा। पहला मरहला रमज़ान से पहले और बाकी 2 ईद उल फितर के बाद मार्च और अप्रैल में होंगे। सेशन में सियासी माहौल हंगामा खेज रहने का इम्कान है। अपोजिशन ने हुकूमत से इसके इंतखाबी वादों पर सवाल करने का ऐलान किया है। खास तौर पर रियासत की बहाली, रोजगार, रिजर्वेशन और दीगर वादों पर अपोजिशन उमर अब्दुल्ला हुकूमत से सवालात करेगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला मालियात के महकमे के इंचार्ज भी हैं। उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट सेशन करेंगे। इस दौरान JKPCC के सदर तारिक कुरान ने जम्मू कश्मीर के बजट इजलास पर मीडिया से बात की।
جب ہم پہلے بجٹ ڈاکیومنٹ دیکھیں اس کے بعد ہی، البتہ جیسا کہ چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں مرکز سے کافی فراخ دلانہ فنڈنگ ہو رہی ہے، تو ہم امید کریں گے کہ اس کی فراخ دلانہ جو فنڈنگ مرکز کی طرف سے ہے اس کا ریفلیکشن آج کے بجٹ میں ہوگا. باقی کیا کنٹورس ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں، وہ تو بجٹ کا ڈاکیومنٹ پیش ہونے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے. سر لگتا ہے بزنس رولز اب آئیں گے، ایسی چرچائیں بزنس رولز کے بارے میں فائنل ہو رہی ہیں. دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر بزنس رولز آئیں گے، اور آپ نے پچھلے 1 سال 1.5 سال سے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کا جو سٹینڈ رہا ہے اس بزنس رول کے واسطے کافی سختی سے ہم لوگوں نے بات کی کہ جب تک بزنس رولز نہیں آئیں گے تب تک یہ جو کنفیوژن ہے، چاہے وہ پولیٹیکل کنفیوژن ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہو یا ڈیولپمنٹل ہو، وہ کنفیوژنز تب تک برقرار رہیں گے اور یہ کھینچا تانی تب تک برقرار رہے گی جب تک کہ بزنس رولز نہ ہوں. اور بزنس رولز آنے کے بعد میں یہ سارے کنفیوژنز اگر دور ہو سکتے ہیں. جو ہمارا ایک اسٹیٹڈ سٹینڈ ہے اباؤٹ اسٹیٹ ہوڈ، جب تک اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں ہوگا تب تک یہ سارے کنفیوژنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے. کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے جو اپوزیشن ہے وہ حملہ کر رہی ہے عمر عبداللہ سرکار پہ، کہہ رہے ایک بھی پول پرومس پورا نہیں ہوا. نہیں، وہ تو خیر ہر ایک کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اپنی بات رکھے. باقی جو الائنس پارٹنرز کی آج میٹنگ ہے اس میں کیا ہوگا اس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے. مدعے پہ ممتا بنرجی سپریم کورٹ گئی ہے ایس آئی آر کے مدعے پہ. جی. جموں کشمیر میں بھی ایس آئی آر تو آگے آنے والا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح یہ؟ نہیں، ایس آئی آر جو ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ پری پول ریگنگ کا ایک ناول طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور کانگریس پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ ایس آئی آر کو جموں کشمیر میں جتنی بھی زیادہ کوشش کر کے ہم روکنے کی کوشش کریں گے. سر پاکستان کے قدرتی آفات سے متعلق ایک خبر ہے. جموں کشمیر آج صبح زلزلے سے ہل کر رہ گیا. یہ تصاویر بارہمولہ ضلع کی ہے جہاں پیر کی علل صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. حکام کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.6 ریکارڈ کی گئی. یہ جھٹکے صبح 5:35 پر محسوس ہوئے. بتایا گیا ہے کہ پٹن علاقہ زلزلے کا مرکز تھا. زلزلہ زمین کی سطح سے تقریباً 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا. تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آج چیف الیکشن کمشنر گینیش کمار سے ملاقات کریں گی. مغربی بنگال میں جاری 2 ووٹر لسٹوں کے ایس آئی آر کے معاملے پر یہ ملاقات ہو رہی ہے. یاد رہے کہ ممتا بنرجی اور ان کی پارٹی ایس آئی آر مشق کی مسلسل مخالفت کر رہی ہے. ذرائع کے مطابق پیر کی شام 4 بجے ہونے والی ملاقات میں ممتا بنرجی کے ساتھ ترنمول کانگریس کے سینئر رہنماؤں کا وفد بھی موجود ہوگا. ممتا بنرجی اب تک اس معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کو 6 خطوط لکھ چکی ہیں. اپنے تازہ خط میں انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے باعث 140 اموات ہو چکی ہے اور یہ عمل انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے. ادھر ممتا بنرجی نے ایس آئی آر کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی عرضی دائر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن اور ریاست کے چیف الیکشن افسر کو فریق بنایا گیا ہے. حکومت ہند نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں قائم ڈیٹا سینٹرز کے ذریعے عالمی صارفین کو خدمات فراہم کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں پر 20 برس سے زائد مدت تک کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا. بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد ڈیٹا سینٹر اور کلاؤڈ سروس کے شعبے میں ممکنہ ٹیکس خدشات کو دور کرنا اور عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے. حالیہ برسوں میں ہندوستان میں کئی ڈیٹا سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، تاہم غیر ملکی کمپنیوں کو مستقبل میں ان کی آمدنی پر ٹیکس کے اندیشے لاحق تھے. وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ٹیکس چھوٹ 2047 تک لاگو رہے گا، جس سے عالمی کلاؤڈ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھارت میں خدمات کی فراہمی میں سہولت ملے گی. نیشنل ایسوسی ایشن آف سافٹ ویئر اینڈ سروس کمپنیز ناسکام کے صدر راجیش نے کہا کہ طویل مدتی ٹیکس چھوٹ سے ملک کو عالمی ڈیٹا سینٹرز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے ترجیحی سرمایہ کاری مرکز بنانے میں مدد ملے گی. Attracting global business and investment, recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers
globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. Since you asked about data center, I think this whole proposed long-term tax holiday for cloud service providers, CSPs, which is meaningfully, I mean, it will meaningfully strengthen our proposition as a preferred destination for global data centers and, quite honestly, all the digital infrastructure investment. So absolutely welcome. And I think we believe that this tax holiday till 2047 will have a major impact on what we do in this space as we move forward. We need to do all the math and understand what it means. But today the global CSPs, the foreign-owned CSPs today don't even do the kind of service that we're talking about. So I think this will encourage them to do more, which also means that utilization of our domestic data centers will go up significantly. So we are looking forward to have a good number crunched out on what it really means. But as of now, मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन की बजट तकरीर में कश्मीर की महंगी फसलों ख़ास तौर पर अखरोट की तायद में ऐलान के बाद इलाके के किसानों और ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गुज़िस्ता बरसों में अखरोट के कारोबार मुश्किलात का शिकार रहे हैं। सोच है, अगर गवर्नमेंट वाकई गंभीरता से इस बारे में ये सोच रहे हैं कि आजकल के ज़माने में जो अखरोट है ये पहले ज़माने में भी था, तो अब आज के डेट में जितनी दुनिया में हम देख रहे हैं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कारण क्या है? जो हमारा फूड सिस्टम है वो सही नहीं है। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल उनका बन जाता है। तो अखरोट के बहुत फ़ायदे हैं, एक ही फ़ायदा नहीं है। ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये हड्डियों का ताकत देता है, ये ब्रेन के लिए पावरफुल चीज़ है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ 83 से हूँ, इस काम से मैं वाबस्ता हूँ। हमारे जो यहाँ के जो ज़मींदार लोग हैं वो दिन ब दिन इसको घटा रहे हैं। जितने पुराने ज़माने में उनके बाप दादा ने दरख्त लगाए थे वो अब नहीं रहे, दिन ब दिन नई कल्टीवेशन नहीं हो रही, जो ओल्ड है उसी को काट देते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक फ़ायदे भी हैं और पर्सनली इंसानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नेशनल MSME काउंसिल के रुकन अशोक सहगल ने कहा कि MSMEs मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी और तरक्की के अहम महरिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे ऐसे मंसूबों पर काम कर रहे हैं जिनका मकसद MSME शोबे में पैदावार की सतह और मेयार दोनों को वसअत देना है। I think the emphasis on MSMEs, which was repeatedly said by the Honorable Finance Minister, is very, very encouraging, because MSMEs are one of the large employers in the country and they're also the large growth engines. They form the base of the supply and the backbone of industry, as large industries always acknowledge, because without a robust supply chain, the large industry cannot function. Now, to make the MSMEs more effective, there are a few things which are required. One is to make sure that MSMEs can keep pace with the overall growth of the economy, which is desired by the country. And in fact, compared to many other countries, the contribution of the MSME segment as a percentage of the manufacturing GDP is lower in India than in many other countries. So there is headroom there for MSMEs to grow. What are the constraints which so far have been holding back are things like finance, things like infrastructure, and the Honourable Finance Minister has announced a number of schemes. For example, in making funds available, she's talked of equity infusion being available. She's talked of सुप्रीम कोर्ट आज जेल में कैद माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की नज़रबंदी के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत करेगी। अर्जी वांगचुक की अहलिया गीतांजलि ने दायर की है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत को चैलेंज किया है। अर्जी में दावा किया गया है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी गैर कानूनी और मनमानी तरीके से की गई है, जो उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस PB वराले पर मुश्तमिल बेंच इस मामले की समाअत करेगा। सोनम वांगचुक फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद है। इससे कबल 29 जनवरी को वांगचुक ने उन इल्ज़ामात की तरदीद की थी कि उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलटने जैसा कोई बयान दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत पर तनकीद और एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है। वांगचुक की एहलिया की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि पुलिस ने एक मुंतखब वीडियो का सहारा लिया है।
تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR اتوار کو فون ٹیپنگ کیس کے سلسلے میں ریاستی پولیس کی SIT کے سامنے حاضر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بنجارہ ہلز واقع رہائش گاہ پر تقریباً 5 گھنٹے تک کے چندر شیکھر راؤ پوچھ گچھ کی گئی۔ اس دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پوچھ گچھ کے وقت BRS کے کارگزار صدر اور KCR کے صاحبزادے KT راما راؤ، سابق وزیر T ہریش راؤ اور دیگر پارٹی لیڈران بھی موجود تھے۔ بھارت راشٹر سمیتی نے اس معاملے کو لے کر تلنگانہ کی کانگریس حکومت کو جم کر نشانہ بنایا ہے۔ For the last 2 years, ever since the Congress party assumed office in Telangana, all that they've done, if you have to sum up in 3 words, is nothing but diversion, subversion and perversion. That is what the Congress government has been indulging in. Diversion of public attention by way of all these inquiries, all these frivolous cases that they have filed, subversion of facts and their failures and their incompetences, and most importantly, the pervert politics in name calling, in indulging in slander campaigns, in indulging in mudslinging across the board, and ensuring that BJP and Congress work together to basically smear our leadership, especially of the BRS party. Now, the SIT, the Special Investigation Team, has called our leader, the former Chief Minister of Telangana and the current opposition leader, Shri KCR Garu, today. In fact, there was absolutely no ground and there was no reason for him to actually attend SIT today, because the notices that they've served were absolutely illegal, in contravention to the conventions, to the practices, in contraventions to the BNSS. But as a law-abiding citizen, he has come forward and he has fully cooperated with the investigation today, and he has answered every single question that was posed to him. As far as my knowledge goes, I believe that today the SIT officers and the SIT also has received abundant clarity that there is absolutely no malpractice or absolutely no wrongdoing that has happened during the BRS government, and we are very confident that the SIT will. فون ٹیپنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے SIT کی پوچھ گچھ پر حکمران کانگریس نے وضاحت دی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گور نے کہا کہ قانون سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے اور فون ٹیپنگ جیسے سنگین معاملے میں مکمل اور غیر جانبدار جانچ ضروری ہے۔ As far as law is concerned, as per the constitution, law applies equal to all. KCR, if he feels that he is above law, we can't do anything. In the past, many chief ministers have gone to jail for doing mistakes. Phone tapping is a serious crime, and I strongly feel that without the KCR's guidance and advice, police would not have dared to go for a phone tapping. So KCR must come before SIT. He should clarify the happenings. Truth should come out. AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتوار کو تلنگانہ کے بلدیاتی انتخابات کی مہم میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ اتوار کو انہوں نے نلگنڈا ضلع میں زوردار انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی نے نلگنڈے میں پیدل دورہ کیا، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ مجلس کے رہنما مرزا ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے نلگنڈے کے ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ 11 فروری کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ووٹ ڈالیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ AIMIM کی جیت سے نلگنڈے میں قیادت مضبوط ہوگی اور پسماندہ علاقوں میں رکے ہوئے ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ یہ آزادی ملی تو اس میں ان مجاہدین کا خون شامل تھا۔ مولوی علاؤالدین رحمت اللہ علیہ مکہ مسجد کے امام سلطان بازار میں انگریزوں کے خلاف احتجاج کیے ترے باز خان کے ساتھ۔ کالا پانی کا پہلا مجرم اگر کوئی تھا تو سرزمین دکن کا تھا، عالم دین تھا۔ اس ملک کو آزادی ملی تو ہمارے علماؤں کے جہاد کے فتوے کی وجہ سے ملی۔ اس ملک کو اگر آزادی ملی
तो इस मुल्क के दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर की रोड पर जितने पेड़ थे उन पेड़ों पर उलमाओं की लाशें लटक रही थीं। आज अगर तुम आकर हमसे कहोगे कि बताओ ये क्या है, अरे तुम तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, हम अपने सीनों को अंग्रेजों की गोलियों से छन्नी करवा रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन अपने एक कोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर। उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने इतवार को सुहरनापुर जिले में तरक्याती इक़दामात का ऐलान किया। उन्होंने यहाँ 633 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 276 करोड़ रुपए की लागत से 58 मंसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब भी मुनक़िद की गई। सुभद्रा शक्ति मेला से खिताब में वजीर आला ने कहा कि ये मंसूबे आबपाशी, सड़कों, सखावत, खेल और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे अहम शोबों पर मुश्तमिल है और ज़िले के अवाम के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। गाजियाबाद पुलिस ने बड़े गोरख धंधे का पता लगाया है। दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस से जाली पतों के जरिए दर्जनों पासपोर्ट हासिल करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला उस वक्त सामने आया जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने दिसंबर में पुलिस को मुश्तबा दरख्वास्तों के बारे में इत्तला दी, जिनमें एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर पर कई पासपोर्ट्स जारी किए गए थे। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि पासपोर्ट दरख्वास्त गुजार कभी भी दर्ज किए गए पतों पर मुकीम नहीं थे। इस मामले में 26 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें एक पोस्टमैन और एक खातून भी शामिल है। पुलिस ने अब तक 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें पोस्टमैन अरुण कुमार भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक अरुण कुमार हर पासपोर्ट के औसत 2000 रुपये लेकर दस्तावेजात मुकर्ररा पतों के बजाय बराह रास्त गैंग के अफराद को फराहम करता था। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस रैकेट के पस पर्दा नेटवर्क की जांच कर रही हैं। थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण हैं विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4000 रुपए की नकद बरामदगी भी हुई है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। एवं फिल्मसाज रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने इतवार को 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तिदाई तहकीकात में उनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रुकन शुभम लोंकर से ताल्लुकात का शुबा जाहिर किया गया है। शुभम लोंकर बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में भी मुलविस रहा है। गिरफ्तार मुलजिमान को पहले पुणे में हिरासत में लिया गया था और बाद में मुंबई लाया गया, जहां अदालत ने उन्हें 5 फरवरी तक पुलिस तहवील में रखने का हुक्म दिया है। पुलिस के फॉरेंसिक टीमें जाए मौके पर तहकीकात कर रही हैं और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है ताकि हमले की असल वजूहात और गैंग से ताल्लुक की तस्दीक की जा सके। क्रिकेट की दुनिया में आज का दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए यादगार है। साल 1985 में 1 और 2 फरवरी को कानपुर के ग्रीन पार्क में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने तीसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। अजहरुद्दीन वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर के पहले 3 टेस्ट मैचेस में मुसलसिल सेंचुरियां स्कोर की। उन्होंने बाद में बताया था, तमाम सेंचुरियां उन्होंने अपने दादा की तोहफे में दी गई एक ही बैट से बनाई और इसी सीजन में 800 से ज़ायद रन्स बैट के जरिए बनाए। अजहरुद्दीन अपनी रस्टी स्ट्रोक प्ले और ऑन साइड के शानदार शॉट्स के लिए मशहूर हुए। उनका कैरियर मुनफरिद इस लिहाज से भी है कि उन्होंने अपना पहला और आखिरी टेस्ट मैच दोनों में सेंचुरी स्कोर की।
हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।